हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज हम जीएसटी में आपके साथ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, और इसे आप ये भी बुला सकते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी। तो ये बेसिकली हमारे जीएसटी का चार्जिंग सेक्शन भी है जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू समझना होगा, जिससे आपको चैप्टर पढ़ने में, याद करने में बहुत हेल्प होगी। हमारा जीएसटी जो है ना, वो दरअसल सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। सप्लाई कई तरीके से बाइफरकेट होती है, लेकिन टैक्स के पर्पज से मैं उसको बाइफरकेट करूंगा कि वो जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई अगर वो है तो फिर इसके ऊपर लगता है आईजीएसटी, और अगर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर लगता है सीजीएसटी, और इक्विवेलेंट अमाउंट का एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अब सर ये बात तो हम लोगों को पता है, इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, बट जो हम बातें करेंगे ना उसमें पूरी क्लैरिटी होना जरूरी है कि हमारी सप्लाई या तो इंटरस्टेट सेल होगी, और आप सभी जानते हैं इंटरस्टेट सेल का मतलब होता है एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सप्लाई हो रही है। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। और अगर इंट्रा है तो इंट्रा का मतलब होता है एक स्टेट से सेम स्टेट के अंदर ही ये मूवमेंट हुई है, सप्लाई हुई है। तो अगर ये इंट्रा स्टेट है तो इसके ऊपर सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। और कुछ जगह पर जहां पर अपना लेजिस्लेचर नहीं है वहां यूटीजीएसटी लगता है। तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि टैक्स एक तो लग सकता है आईजीएसटी, तो आईजीएसटी एक्ट लग रहा है, सॉरी आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है क्योंकि आईजीएसटी एक्ट है। सीजीएसटी लग रहा है क्योंकि हमारे पास सीजीएसटी का एक्ट है। एसजीएसटी लग रहा है क्योंकि हमारे पास एसजीएसटी का एक्ट है। और यूटीजीएसटी लग रहा है क्योंकि हमारे पास यूटीजीएसटी एक्ट है। इसका मतलब सर, जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे ऊपर 4 एक्ट हैं जो कि हमारे ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। 4 एक्ट अप्लाई हो सकते हैं। तो क्या सर हम चारों एक्ट के चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे? यह बात मुझे आपको बतानी जरूरी है। तो मेरा आंसर है नो। हम सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी एक्ट। और आपसे यह कहेंगे कि जो हमारा एसजीएसटी एक्ट होता है, एसजीएसटी एक्ट, ये एज इट इज सीजीएसटी एक्ट की कॉपी होता है। इसीलिए आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो आपको एसजीएसटी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ चैप्टर पढ़ें उससे पहले क्लियर कर देते हैं, हम आपको सेंट्रल का लॉ पढ़ा रहे हैं। अब बच्चा अगर मान लीजिए किसी दूसरी स्टेट से आकर के दिल्ली में पढ़ रहा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो क्या कहेगा कि भैया मैं दिल्ली का लॉ क्यों पढ़ूं, मैं तो दूसरी स्टेट से आया हूं। इसीलिए लॉ जब भी पढ़ाया जाता है सेंट्रल वाला पढ़ाया जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, सीजीएसटी एक्ट में लिखा होगा जीएसटी की बात, सीजीएसटी की बात, सीजीएसटी की बात। अब आप कहोगे सर लगता तो एसजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी भी है, आईजीएसटी भी है। तो मैं उसका आंसर दे रहा हूं कि हम पढ़ेंगे सिर्फ सीजीएसटी एक्ट। ओके, एसजीएसटी एक्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ इसकी कॉपी है। जहां पर सीजीएसटी है उसकी जगह एसजीएसटी हो गया, बस उसको पढ़ने की जरूरत क्या है, वो तो वर्ड टू वर्ड कॉपी होती है। सर यूटीजीएसटी एक्ट में क्या है? तो यूटीजीएसटी एक्ट भी इसकी वर्ड टू वर्ड कॉपी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हम जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ेंगे तो सीजीएसटी का पढ़ेंगे, वो हमारा होगा सेक्शन 9। सेम एसजीएसटी होता है, इसमें भी होगा सेक्शन 9। यूटीजीएसटी एक्ट भी सेम ही होता है, लेकिन यहां पर होगा सेक्शन 7। और आईजीएसटी एक्ट ये दरअसल डिफरेंट है। आईजीएसटी एक्ट डिफरेंट है, तो सर हमें आईजीएसटी एक्ट भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो चाहिए, लेकिन जहां चार्जिंग सेक्शन की बात आती है वो आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 है, और वो भी सिमिलर टू सीजीएसटी है। तो आपका काम ना आसान हो गया। आप ये मत कहना कि सर मेरे माइंड में तो कंफ्यूजन आ गई, आपने 4 एक्ट मेरे सामने रख दिए। तो मैंने कहा बता बच्चे क्या कंफ्यूजन है, तूने पढ़ना है सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। अगर तेरे मन में क्वेश्चन आए कि सर एसजीएसटी भी तो लग रहा है, उसका पढ़ाओ, तो मैंने कहा सेम है। आपके मन में आए यूटीजीएसटी भी तो लग रहा है, मैंने कहा सेम है। आपके मन में आया आईजीएसटी भी तो लग रहा है, तो मैं कह रहा हूं वो डिफरेंट है, लेकिन बाई चांस जो चार्जिंग सेक्शन है वो आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 है, लेकिन वो सिमिलरली सेक्शन 9 की ही कॉपी है, इसलिए आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि हम जब सीजीएसटी एक्ट का रेफरेंस लेंगे तो सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलेंगे, और जब हम आईजीएसटी एक्ट का रेफरेंस लेंगे तो सेक्शन 5 बोलेंगे, और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का तो हम रेफरेंस भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो सर इसमें याद रखने वाली बात क्या है? बस सिर्फ एक बार सुनने की बात थी, याद रखने वाली कोई बात ही नहीं है। ये लीजिए, हमारे पास 4 एक्ट होते हैं, और लकीली चारों के चारों एक्ट में चार्जिंग सेक्शन एक दूसरे के साथ एकदम सिमिलर हैं, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर कैसे होगा, है ना। ठीक है। तो बेसिकली हम आपके साथ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो कि अप टू डेटेड लेंगे हम 2022 वाला, और इसमें हम सेक्शन 9 की बात करेंगे, और साथ में हम आपके साथ आईजीएसटी एक्ट का भी कभी कभी रेफरेंस ले लेंगे, और ये भी अपडेटेड है, और इसमें हमारा सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट होता है, ठीक है। पूरे कोर्स में हम यही 2 एक्ट को रेफर करते हैं, और हमारे इस चैप्टर में ये दोनों एज इट इज सेम है, दोनों एज इट इज सेम है। तो पहला हमारा काम आसान हो गया, ठीक है सर, हमारा काम आसान हो गया। नाउ अब हम सेक्शन 9 कहें या सेक्शन 5 कहें, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टोटल 5 सब सेक्शन आएंगे, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5). पढ़ने से पहले ही बता रहा हूं, उसका लॉ क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे। तो सर क्या सेक्शन 5 में भी एज इट इज है? 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(5) सेम है, ठीक है। अब सर 9 और 5 क्या कह रहे हैं? 9 मैंने अभी अभी बताया, इंट्रा स्टेट सप्लाईज में 9 लग जाता है, और इंटर स्टेट सप्लाईज में सेक्शन 5 लग जाता है, ओके। इंट्रा स्टेट क्या होती है, इंटर स्टेट क्या होती है, ये आपने सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ा था, आप वहां जाके रिवाइज कर सकते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसका रेफरेंस दिया था, और इस चैप्टर में भी आ जाएगा। नाउ सेक्शन 9 के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2, इसे हम बुलाएंगे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इसे हम बुलाएंगे। आपको ये टर्म कहीं लिखी हुई दिखाई नहीं देगी, तो कभी ये यूज हो जाए कि सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, तो सेक्शन 9(1)(2) को कॉमन लैंग्वेज में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी बोलते हैं, आरसीएम। तो सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आरसीएम बिल्कुल हो जाएगा, और हमारी बुक में आरसीएम के ऊपर एक अलग चैप्टर आएगा, तो यहां पर उसका रेफरेंस लेंगे, और फिर जब
आरसीएम का चैप्टर पढ़ेंगे तब उसकी डिटेल्ड बातें करेंगे। और तीसरा सेक्शन हो जाता है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विसेज देते हैं उनके लिए। ओके, तो मुझे बताएं चार्जिंग सेक्शन में सेक्शन 9 में हम क्या पढ़ेंगे? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 9 से सेक्शन 10 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में तो आरसीएम ही थोड़ा सा पढ़ना है, सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम होती है, वो हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। उसमें कम से कम 2 क्लासेस लगती हैं, वो यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते हुए सोचता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं, या तो एक केस लॉ के टाइप से आ जाते हैं या फिर वो प्रैक्टिकल फॉर्मेट में आते हैं। दोनों आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपने मेरी बातों को ध्यान से सुनना है ना। और यहां पर देखते हैं नाउ सेक्शन 9 क्या कहता है। जो बातें अभी अभी मैंने आपको बताई उसको आप पढ़ लीजिएगा कि हमारे पास सीजीएसटी एक्ट भी है, आईजीएसटी भी है, यूटीजीएसटी एक्ट भी है, एसजीएसटी एक्ट भी है। सबको हमारे पास सब कुछ है। 4 तरह के हमारे पास जीएसटी हैं, तो 4 तरह के हमारे पास टैक्स हैं। और कौन सा टैक्स लगेगा ये डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई इंटरस्टेट है या आपकी सप्लाई इंट्रास्टेट है। बस उन्होंने ये बताया, ठीक है। नाउ सर जीएसटी कब लगता है? तो जब लगता है उस इवेंट को बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। अब ये टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? तो ये टैक्सेबल इवेंट पढ़ने के लिए मैं आपके साथ चलता हूं, कहां पर? सेक्शन 9 में 1 और 2 पर। जब मैं 9, 1 और 2 पढ़ रहा हूं तो आपके माइंड में सेक्शन 5 आईजीएसटी का 1 और 2 ये भी साथ साथ खत्म हो जाना चाहिए। आपने सिर्फ ये कहना है कि हाँ सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट दोनों सेक्शन बराबर हैं, एक ही जैसे हैं, उनमें माइनर सा एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप चलिए, तो यहां से आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये लिखा हुआ है कि सर परमानेंट एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी, टेम्परेरी एक्सक्लूजन फ्रॉम जीएसटी। क्यों लिखा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब 9(1), 9(2) पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। सर ये क्या है? बस ऐसे ही लिखा हुआ है, रीड करके छोड़ दो। सर कैसे पता चलेगा कौन सा टैक्स लगाना है? तो भाई ये डिपेंड करेगा आपकी नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर। अब बार बार कह रहा हूं, इंटर स्टेट सप्लाई हुई तो आईजीएसटी का टैक्स लगता है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। मींस अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो मान लेते हैं 18% का आईजीएसटी चार्ज करना है, और सर अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो 9% का सीजीएसटी चार्ज करना है और 9% का एसजी या यूटी जो भी क्वेश्चन देगा वो वाला चार्ज कर लेना है। अब सर आपने 18 कैसे ले लिया? मैंने एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन अभी आपको बता देगा कि रेट ऑफ टैक्स है कितना। तो सर कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए आपको इंटर या इंट्रा सप्लाई पता लगानी पड़ेगी। वो आपने सप्लाई चैप्टर में पढ़ा हुआ है। उसके लिए इस चैप्टर में हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑथर ने कहा फिर भी कपूर साहब बच्चों को रिवाइज करा दो कि इंटर स्टेट सप्लाई वो होती है जो 2 स्टेट के बीच में हो, 2 यूनियन टेरिटरी के बीच में हो, या स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में हो। तो क्योंकि ये बेसिक बात है इसलिए मैं आपकी रीडिंग के लिए इसको छोड़ रहा हूं कि आप इसको दोबारा से रीड कर लीजिएगा। हमने ये बात आपको सप्लाई में बता रखी है। जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आपने आईजीएसटी चार्ज कर लेना है, बस। और कुछ इसमें से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है? भाई जो इंटर स्टेट नहीं है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मतलब जो विद इन द सेम स्टेट है। तो वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर
एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट या सेम यूनियन टेरिटरी में होते हैं तो हम उसे इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं। तो कम से कम सर हम इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट इन दोनों की डेफिनेशन याद कर ले। मैंने कहा जी बिल्कुल याद कर लो। अब आपकी सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है, ये बात सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है। सीजीएसटी एक्ट में डेफिनेशन नहीं है कि इंटरस्टेट सप्लाई कब होती है, वो उन्होंने रखा हुआ है आईजीएसटी एक्ट में। और इंट्रास्टेट सप्लाई जो होती है वो सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में डिफाइंड होती है। यहां लिखा भी हुआ है कि भाई सेक्शन 8(1) से हमने ये डेफिनेशन ली है और एक्ट जो है आईजीएसटी है। क्या यहां पर कहीं पर उन्होंने लिखा है? नहीं लिखा। ओके, वो सेक्शन 7 से आती है। नाउ तो सेक्शन 8(1) आप इसको जो प्रोविजो दिया हुआ है 8(1) में, इसको आप रीड करेंगे कि वो क्या कह रहा है। वो कुछ एग्जाम्पल दे रहा है, ये एग्जाम्पल आपने रीड करने हैं। मतलब वो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लें कि अगर मैं आपको ये ट्रांजैक्शन बता रहा हूं तो ये बताइए ये इंट्रा है या इंटर है, तो ये बहुत बेसिक बात है। मैं समझता हूं आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो कभी कभी अपने मन में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ सर मैं पढ़ सकता हूं, इंटेलिजेंट हूं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूं, पढ़ लूंगा, बेसिक सी तो बातें हैं। तो जब दिल्ली से दिल्ली में ही सेल हुई तो ये इंट्रास्टेट हो गई। इंट्रास्टेट हो गई तो एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा। तो ये 6-8 एग्जाम्पल हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं। सर ये क्या क्वेश्चन है, पढ़ के देखते हैं। मनीष सप्लायर ऑफ गुड्स है, जीएसटी पे करता है रेगुलर स्कीम के अंदर। इसी को सेक्शन 9 को हम रेगुलर स्कीम का नाम देते हैं। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेश होल्ड एग्जेम्पशन, उसकी कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं है। और उसने ये आउटवर्ड सप्लाई की है, इंट्रास्टेट सप्लाई की है, ठीक है, 8 लाख की, और उसने इंटरस्टेट सप्लाई की है 3 लाख की। इन द इफ द गिवन अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस and rate of GST are 9-9-18% respectively, compute GST payable by Mr. Manish on outward supplies। बहुत सिंपल है, प्रेजेंटेशन आप जैसे मर्जी बना लीजिएगा। यहां पर उसने 18% IGST देना है, तो मेरे हिसाब से ये बनता है 54,000। और इंट्रास्टेट सप्लाई में उसने 9% CGST देना है 72,000 ऑफ 8 लाख प्लस 9% SGST देना है 72,000। तो ये आप टेबुलर प्रेजेंटेशन में करना चाहें तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में कर दें, हमें सिर्फ आंसर को प्रेजेंट करना है, इसका कोई फॉर्मेट की बात नहीं है। जोहरा एम्पोरियम मुंबई हैज इशूड फॉलोइंग इनवाइसेस। उन्होंने मुंबई से अहमदाबाद मतलब गुजरात में सेल की, तो यानी ये हमारी 2 स्टेट्स की सेल है ना, तो इसको इंटरस्टेट सेल बोलेंगे, आईजीएसटी लगा देंगे। सेकंड केस रानी एम्पोरियम पुणे, पुणे भी मेरे ख्याल से मुंबई में ही पार्ट आता है, तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई है, इसमें सीजीएसटी प्लस महाराष्ट्र का जीएसटी ये लगेगा। जोरा एम्पोरियम मुंबई ने कमल एंटरप्राइजेस दिल्ली को सेल की, तो सर ये तो इंटर स्टेट सप्लाई हो गई, और इंटरस्टेट सप्लाई है तो इस पर आईजीएसटी लगाना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हो तो आप आराम से कर सकते हैं। सर जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बेटे एक्सपोर्ट जो होती है ना वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है, एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा और इसमें आप इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए जीरो रेटेड सप्लाई, जीएसटी के रेजिम में जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसी को कहा जाता है जीरो रेटेड सप्लाईज। याद रखिएगा, एक्सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं?
जीरो रेटेड सप्लाई, इसके ऊपर कोई भी टैक्स पेबल नहीं होता। और जीरो रेटेड बोलने की वजह से एक्सपोर्टर इसके ऊपर अपना आईटीसी का क्लेम ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, आप इसको हो सकता है अभी बहुत लाइटली पढ़ गए हो। जीरो रेटेड मतलब मेरी जो सप्लाई होती है, आउटवर्ड सप्लाई होती है, उसके ऊपर जीरो रेट पे टैक्स देता हूं। तो जीरो रेट पे देता हूं, इसीलिए मैं आईटीसी ले सकता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम आईटीसी के चैप्टर में आपको बताएंगे, दोबारा बताएंगे। लेकिन याद रखना कि सर आपने बताया था एक्सपोर्ट को हम जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। तो इस तरह से छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। रामा इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स 1500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हैविंग एसेसेबल वैल्यू 900 पर पीस। तो अभी हम बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, हम आगे चल के वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां से हमें वैल्यू मिलती है किस वैल्यू पर जीएसटी देना है। वैसे असेसिबल वैल्यू टर्म जो है ना, ये कस्टम में ज्यादा यूज होती है। तो इसका मतलब ये है कि 1500 यूनिट की बात हो रही है और जीएसटी के लिए एक यूनिट की वैल्यू है 900 रुपीज पर पीस। रामा इंडस्ट्रीज सोल्ड 1100 पीसेस इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया का मतलब हो गया ये घर में ही सेल हो गए, हमारी कंट्री में ही सेल हो गए। और बैलेंस जो थे वो आपने एक्सपोर्ट कर दिए। इसका मतलब टोटल हमारे पास 1500 यूनिट थे, डोमेस्टिक टेरिटरी में आपने यानी इंडिया में ही सेल कर दिए 1100 पीस। एक पीस था 900 का, तो ये हो गया 99 और फिर 00 और फिर 00 990। बाकी आपने एक्सपोर्ट कर दिए, तो आपने एक्सपोर्ट किए 400 यूनिट्स, 1 2 3 4 3,60,000। इसके ऊपर ये जीरो रेटेड है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बताएगा कितना टैक्स लेना है। वो कहते हैं अगर एसजीएसटी सीजीएसटी 10% ईच है तो 10% यहां लगा दीजिए दोनों के ऊपर। 99,000 एसजीएसटी, 99,000 सीजीएसटी और आईजीएसटी हो गया 0। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नाउ जीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं रेफर थोड़ा सा दे देता हूं रेफरेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ये है आउटसाइड इंडिया और ये है हमारा इंडिया। ओके, आउटसाइड इंडिया से अगर कोई गुड्स इंडिया में आएगा, ध्यान से सुनना, आउटसाइड इंडिया से अगर कोई गुड्स इंडिया में आएगा तो गुड्स जब यहां पर कस्टम बॉर्डर के ऊपर आएंगे तो कस्टम वाले आपसे इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज कर लेंगे। कस्टम में ड्यूटी लगेगी, कस्टम में और भी चार्जेस लगेंगे, कस्टम वाले ले लेंगे। क्योंकि गुड्स जो है ना वो तो आएगा किसी ना किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगा, चाहे वो बाय रोड आए, चाहे वो बाय एयर आए, चाहे वो बाय सी रूट आए, तो वहां पर वो उससे क्या करेंगे, कस्टम ड्यूटी ले लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर गुड्स एक्सपोर्ट होंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इंपोर्ट होंगे तो जीएसटी लगेगा। यस, जब गुड्स इंपोर्ट होंगे तो आईजीएसटी लगेगा, और वो आईजीएसटी ना कस्टम डिपार्टमेंट चार्ज कर लेगा। ठीक है, यहां पर नीचे पढ़िए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। तो जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो इंटरस्टेट की कैटेगरी में आता है। और उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है और वो कलेक्ट कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। तो ये क्या, ये कस्टम डिपार्टमेंट वाले इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और जो आईटीसी होगा इसके ऊपर वो आपको अवेलेबल हो जाएगा इंपोर्टर को। ठीक है,
और वो कह रहे हैं कि इस पे जीएसटी की बातें हमने चैप्टर नंबर 11 में जाके कस्टम ऑफ ड्यूटी में कर रखी हैं, वहां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता रखे हैं। ओके, तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि अगर कोई गुड्स बाहर से इंडिया में आएगा तो उसके ऊपर एक तो लगेगी कस्टम ड्यूटी, वो भी कस्टम डिपार्टमेंट ले लेगा, एक लगेगी आईजीएसटी, वो भी कस्टम डिपार्टमेंट ले लेगा। अब सर मैंने क्या किया, मैंने विदेश से कोई सर्विस ले ली। अब सर्विस आपको पता है कि सर्विस का कोई फिजिकल फॉर्मेट नहीं होता, कस्टम डिपार्टमेंट को पता ही नहीं चलता कि इस पर्सन ने उसकी जो है ना सर्विस ले ली है। तो फिर हमारा जो जीएसटी एक्ट है वो सर्विस के ऊपर जीएसटी आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि इस चैप्टर में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, मैंने अभी शुरू ही नहीं किया चार्ज ऑफ जीएसटी क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, तो आप धीरे धीरे जानेंगे। सपोज मैं अपनी बात करता हूं, मैं हूं गगन कपूर और मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं जीएसटी के पास। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुझे कहा, कपूर साहब अगर कभी इंडिया से बाहर से आप कोई सर्विस लो ना तो आप हमें उसका जीएसटी पे कर देना। मैंने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा। तो हम पे करते हैं। बाहर से सर आपने क्या सर्विस ले ली, अरे मुझे क्या सर्विस लेनी होती है, मैंने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मान लीजिए बाहर से खरीद लिया, तो हम उसका जीएसटी गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो आपसे वो थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं या छोटा सा केस लॉ बना के पूछ सकते हैं, तो आप एक बार इसको रीड कीजिए कि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं उनके ऊपर आईजीएसटी लगता है आईजीएसटी एक्ट के अंदर, और जो इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज होता है, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर खरीदा तो मैं कहलाऊंगा इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज। इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज को टैक्स पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे। नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ ऑइडार, ऑइडार का मतलब है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो आप अपने घर में क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स चलाते हैं। तो हम अपने घर में नेटफ्लिक्स चलाते हैं। अगर मान लीजिए हमने बाहर से कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन ले रखी है, बाहर से, इंडिया के बाहर से, तो यहां पर लिखा गया था कि जो इंपोर्टर ऑफ सर्विसेज होता है उसे टैक्स पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर आईजीएसटी। सोचिए मैंने फॉरेन की किसी कंट्री से लेटर सपोज कोई सर्विस ले रखी है, जैसे आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हैं, तो गूगल ड्राइव तो गूगल का ऑफिस इंडिया में है। मान लीजिए मैंने यूएस की किसी कंपनी का क्लाउड स्टोरेज ले लिया है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहा है उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं सरकार को टैक्स दे दूंगा, लेकिन अगर मैं एक होम कंज्यूमर हूं, मैं होम यूजर हूं, मैंने जीएसटी का क्या करना है, लेकिन सरकार की इस लाइन की वजह से मैं परेशानी में आ जाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि अगर आप कोई ऑनलाइन सर्विस इंपोर्ट करते हैं, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, मतलब आप घर के यूज के लिए ले रहे हैं, तो आप एक नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट हैं। आप चिंता मत करना, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, इसका टैक्स हम उसी पर्सन से लेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर है, हम सप्लायर से लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो लोग इंडिया से बाहर से सर्विस लेंगे उन्हें टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वो रजिस्टर्ड हो तभी देना पड़ता है। अगर वो अनरजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दे दी कि आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इसके बारे में वो आपसे पूछ ले तो ये आपको थ्योरेटिकली पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है सर। नाउ सर मुद्दा तो हमारा चार्जिंग सेक्शन पढ़ने का था, वो अब आया। ठीक है, तो हमारी बुक कह रही है कि हम सिर्फ सीजीएसटी के बारे में पढ़ेंगे और आप समझ लेना कि वही बातें आईजीएसटी के सेक्शन 5 में लिखी हुई हैं। ठीक, नाउ आराम से पढ़िए मेरे साथ साथ। सेक्शन 9(1) में लिखा है, सेक्शन 9(1) में लिखा है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, यानी कि भाई सबसेक्शन
2 को छोड़ते हुए बात करना। सेक्शन 9(1) कह रहा है कि भाई सब्जेक्ट टू सेक्शन सबसेक्शन 2 को छोड़कर देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड CGST ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज। यानी अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाईज है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो CGST होगा, ठीक है। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी कि जो लीकर है, जो लीकर ह्यूमन कंज्यूम करता है, उस लीकर के ऊपर कभी भी CGST नहीं लगेगा। यह बात एक्ट के अंदर लिख दी गई। आपको समझ में आया? यानी अब इतना पढ़ने के बाद आप यह कह सकते हो कि सर हर गुड्स पे GST लगता है, लेकिन लीकर के ऊपर, जो लीकर शॉप्स होती हैं वहां जो लीकर बिक रही है उस लीकर के ऊपर GST नहीं लगता है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो CGST में लिखा है कि CGST नहीं लगता है, तो ऐसा ही IGST में भी लिखा हुआ है सेक्शन 5 में कि नहीं लगाएगा, ऐसा ही SGST एक्ट में लिखा हुआ है, ऐसा ही UTGST एक्ट में लिखा हुआ है। इसका मतलब चारों तरह के टैक्स से ये बाहर हो गया। इसको हम बोलते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन। यानी गवर्नमेंट ने एंश्योर किया कि भाई इसको परमानेंटली GST के दायरे से बाहर रखेंगे। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि लीकर एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती है। GST जब आप पढ़ेंगे, अभी मैं आपको पढ़ा ही देता हूं, चलिए साथ में पढ़ ही लेते हैं। तो GST जो लगता है वो लगता है ऑन द वैल्यू डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15। तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाईज, वहां बात करेंगे। एंड एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग, ध्यान से पढ़िएगा कि GST कभी भी 20% से ज्यादा नहीं लग सकता। अब मान लीजिए यहां पर गवर्नमेंट आपसे मैं कहूं 100% टैक्स लेती है, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसको अगर हम GST एक्ट में लाएंगे तो शराब सस्ती हो जाएगी और हमें नुकसान हो जाएगा। तो सरकार भला क्यों अपना नुकसान करेगी? अपने रेवेन्यू में कोई छेद करता है क्या? हाँ, आपको लगता है नहीं सरकार तो सर हमारे भले की बात करती है, वो GST हमारी भलाई के लिए लाई है, लाई होगी, लेकिन उस भलाई में उसकी अपनी भलाई है कि मुझे रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। और आप उनसे कहोगे कि भैया लीकर को ना GST के अंदर ले आओ, तो भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि उनको लीकर से तो बहुत टैक्स मिलता है और वो सारा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, थोड़ा सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता होगा, एक्साइज वाला पार्ट। तो यानी कि लीकर को पर टेम्परेरीली ही बाहर रख दिया गया कि भाई इसको कभी नहीं हम GST में लाएंगे, ये कभी सस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका रेट 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन सर ये तो मैक्सिमम रेट लिखा है। यस, गवर्नमेंट हमेशा एक्ट में मैक्सिमम रेट लिखती है और फिर लिख देती है कि हम कितना रेट लगाएंगे वो हम आपको अभी नहीं बता रहे, वो हम नोटिफाई कर देंगे काउंसिल की रिकमेंडेशन पर और फिर कलेक्ट करेंगे इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, जो कि पे करेगा टैक्सेबल पर्सन। बस। अब आप कहोगे सर हमने 9(1) में क्या पढ़ा? 9(1) कह रहा है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो लीकर को छोड़ के जो भी सप्लाई करते हो उसकी वैल्यू निकालो और उसके ऊपर जो रेट हम बताएंगे उस पर टैक्स दे दो। अब आपने कहा सर टैक्स कौन देगा? तो टैक्स देगा टैक्सेबल पर्सन। तो हमारी GST में एक होता है सप्लायर, एक होता है रेसिपिएंट। सप्लायर ने किया सप्लाई और फिर ये जो सप्लायर है ये बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन। तो ये सप्लायर क्या करेगा? रेसिपिएंट से कहेगा मान लीजिए तूने 100 रुपए की चीज मुझसे ली है, मान लेते हैं 18 रुपए का टैक्स है, तो ये 118 रुपए रेसिपिएंट से लेगा और 18 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के देगा। यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं हु इज लायबल टू पे GST, तो आपका आंसर होना चाहिए सप्लायर सप्लायर सप्लायर। हु इज लायबल टू पे GST? सप्लायर सप्लायर सप्लायर। सप्लायर ने सप्लाई किया, सप्लायर ही टैक्सेबल पर्सन है, सप्लायर ही गवर्नमेंट को देगा।
इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सर इसको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, थोड़ी देर में ये वाली बात आपके सामने में आ जाएगी, ठीक है। तो सर एक तो ये इंट्रास्टेट सप्लाई पे लगेगा, दूसरी बात ये लीकर पे नहीं लगेगा, तीसरी बात इसकी वैल्यू निकालने के लिए गवर्नमेंट सेक्शन 15 में बताएगी 20% से ज्यादा नहीं लगेगा, और इसे कौन देगा, टैक्सेबल पर्सन देगा। बस अब गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आगे पढ़ो, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 इसको भी पढ़ लो। यहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि सीजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल, जहाजों में डाला जाने वाला पेट्रोल, इनके ऊपर जीएसटी लगेगा विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। 9(2) यानी कि कह रहे टेम्परेरी एक्सक्लूजन्स, यानी अभी इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा, भविष्य में जब भी काउंसिल कहेगा तब हम इसको जीएसटी के दायरे में ले आएंगे। तो आप ये समझ लीजिए पेट्रोल के साथ भी यही कहानी है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, अगर आपको पेट्रोल आपके स्टेट में मान लो 115 रुपए का मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि इससे सरकार की जेब बहुत भारी हो रही है। अब अगर सरकार इसे जीएसटी के अंदर ले आएगी तो परेशानी यह है कि सरकार तो 20% का ही टैक्स चार्ज कर पाएगी सीजीएसटी में, अगर एसजीएसटी लग गया तो 20 और 20 40 लगा लेगी, यानी किसी भी हालत में 40 से ऊपर टैक्स सरकार नहीं लगा सकती। और अभी भी आपको पता नहीं होगा कि पेट्रोल में तो 100% का टैक्स चल रहा है, तो यानी पेट्रोल आपके लिए सस्ता हो जाएगा पर गवर्नमेंट की जेब के लिए भारी हो जाएगा। इसीलिए ये कभी भी आपके जीएसटी में आने वाला है ही नहीं, ये बेकार की बात लिख के छोड़ी हुई है गवर्नमेंट ने। बोलिए 9(1) और 9(2) क्लियर हो गया? सर 9(1) 9(2) में कोई ऐसी दिक्कत की बात थी ही नहीं कि ये क्लियर ना हो, बिल्कुल ठीक बात है। 9(1) 9(2) में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको दिक्कत दे, और मैंने आपको 9(1) में बता दिया लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन परमानेंट एक्सक्लूजन है, टेम्परेरी एक्सक्लूजन 9(2) के अंदर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये अब मैंने आपको बता दिया। ओके, आपसे हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीएसटी में लीकर का स्टेटस क्या है, तो आप 9(1) की बात लिख दीजिएगा, जीएसटी में पेट्रोलियम का स्टेटस क्या है तो 9(2) की बात लिख दीजिएगा। और कभी ये पेपर में मत लिखिएगा कि सर ने बताया था कि जीएसटी का रेट कम होता है और जो अभी एक्चुअल करंट वैट चल रहा है वो ज्यादा है, इसीलिए सर ने कहा था पेट्रोल कभी इसमें आएगा नहीं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने कहा था। अब सर इसकी एनालिसिस बुक से क्या पढ़नी है, मैंने सारी बातें आपको बता दी, इस एनालिसिस में कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको। अब आइए 9(3) और 9(4) के ऊपर। मैंने आपसे कहा था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, मैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बताता हूं। यहां पर देखिए, ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि जब भी कोई सप्लायर सप्लाई करेगा, उन चीजों को छोड़ के जिन्हें हमने परमानेंटली एक्सक्लूड किया है या जिन्हें हमने टेम्परेरीली एक्सक्लूड किया, इन्हें छोड़ के कोई और चीज जो कि गुड्स भी हो सकती है, जो कि सर्विस भी हो सकती है, उसकी अगर वो सप्लाई करेगा तो एक वैल्यू के ऊपर हम इसे एक रेट बताएंगे, उस रेट के ऊपर जो टैक्स होगा वो ये सप्लायर गवर्नमेंट को देगा। यही तो आपने पढ़ा था, इसी को तो बोलते हैं 9(1), है ना। नाउ अब ये जो सप्लायर था, मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, ये जो सप्लायर था ना, ये बहुत जिद्दी आदमी है। आपने पिक्चर देखी है, सनी देओल की एक पिक्चर है जिद्दी, है ना, उसकी मूवी देखिए जाकर के, जिद्दी, वो बताएगा मैं जिद्दी हूं। खैर वो तो पिक्चर की बात है।
और सनी देओल एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं और वो अच्छे ही कैरेक्टर प्ले करते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी हैं। जिद्दी इन द सेंस, अगर गवर्नमेंट उनसे जीएसटी मांगने के लिए जाएगी तो जीएसटी मिलने वाला नहीं है ना। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट देती है, जिनसे गवर्नमेंट ले नहीं सकती, कभी नहीं ले सकती। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप होशियार हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो आपको जरूर ये बातों का पता चलता है कि कई जगहों पर आपको लगता होगा कि यार बात तो सही है, लेकिन सामने वाला जिद पड़ जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो गवर्नमेंट मजबूरन क्या करेगी, उसको पीछे हटना पड़ता है। गवर्नमेंट कई बार गलत काम करती होगी, लेकिन कभी अच्छा भी करे तो भी दिक्कत है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देखो, मैंने तो टैक्स लेना है। समस्या यह है, टैक्स लेना है गवर्नमेंट को। पढ़े लिखे लोग तो बात को मान गए कि चलो यार टैक्स दे देंगे, कोई बात नहीं, हम 2 पैसा कमाते हैं तो 2 पैसे गवर्नमेंट को भी दे देंगे। लेकिन एक सप्लायर ऐसा है जो जिद्दी है, वो टैक्स देगा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये टैक्स देगा नहीं, हमें नुकसान हो जाएगा, क्या करें। तो सरकार ने देखा यार ये जो रेसिपिएंट है ना, ये शरीफ आदमी है। गवर्नमेंट इसके पास गई, गवर्नमेंट ने बोला देख रेसिपिएंट, तू ये टैक्स सप्लायर को देता था और वो हमें दे देते थे, तो ये जो सप्लायर है ना ये बहुत जिद्दी है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू है 100 रुपए, है ना, इसको टैक्स मत देना, तू इसको टैक्स मत देना, तू इसको सिर्फ वैल्यू ऑफ सप्लाई के पैसे दे देना 100 रुपए। जो टैक्स के पैसे हैं वो तू हमें आके दे देना। सर पहले तो आप कहते थे कि टैक्सेबल पर्सन सप्लायर है, टैक्स सप्लायर देगा। गवर्नमेंट कहती हां, मान लो 90% केसेस में तो टैक्स सप्लायर ही देगा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि अगर सप्लायर जिद्दी है तो भाई रेसिपिएंट तू हमें दे देना, हम तुझे बता देंगे, टैक्स तू दे देना। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अलग से सेक्शन बनाना पड़ा। उसने सेक्शन बनाया 9(3) और 9(3) में उसने लिखा कि जो रेसिपिएंट होगा वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। और क्योंकि ये वाली बात पहले कही गई बात से डिफरेंट थी, इसलिए इसका एक टेक्निकल नाम बन गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उल्टी गंगा बह रही है। पहले सरकार रेसिपिएंट के पीछे नहीं भाग रही थी, क्योंकि सरकार रेसिपिएंट्स के पीछे भागती टैक्स ना मिलता। सरकार ने रखा है चित भी मेरी पट भी मेरी, जहां पर फायदा होगा रेसिपिएंट ना दे रहा हो तो सप्लायर से ले लो, जहां सप्लायर ना दे रहा हो वहां रेसिपिएंट से ले लो। इसके लिए अलग अलग लॉ होना चाहिए। तो 9(3) में उन्होंने कहा कि इसको देना पड़ेगा। अब रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो रेसिपिएंट ने बोला कि हो सकता है मैं पहले से ही जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दे दूंगा। हो सकता है कि मैं अनरजिस्टर्ड हूं। अगर आप मुझे कहोगे कि आप टैक्स दो तो फिर मुझे जीएसटी के अंदर आकर के पहले तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, फिर तभी तो मैं आपको टैक्स दे पाऊंगा, ऐसे कैसे दे पाऊंगा। तो सरकार ने कहा यार मैं आपको तंग नहीं करती, एक काम करो, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको मैं एग्जेम्प्ट कर दूंगी। तो जितने भी होम कंज्यूमर्स होते हैं जिन्हें हम अनरजिस्टर्ड कह रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जेम्प्ट कर देती है कि हम आपको इससे ऊपर टैक्स नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो सर ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको 9(3) पढ़ना पड़ेगा। आइए 9(3) पढ़ते हैं, क्या लिखा है 9(3) में। 9(3) में लिखा है कि जीएसटी इज पेएबल बाय पर्सन हु इज रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऐसा कुछ केसेस में होगा, हर एक केस में नहीं होगा, कुछ केसेस में ऐसा होगा। नाउ तो कुछ केसेस के अंदर, सब केसेस में नहीं, कुछ केसेस के अंदर जीएसटी जो होगा वो रेसिपिएंट देगा, और इसी को जब रेसिपिएंट टैक्स देता है तो इसी को हम बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो आपसे थ्योरी भी पूछी जा सकती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। तो बुक कह रही है कि कपूर साहब सेक्शन 298 में डेफिनेशन लिखी है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होगा जब लायबिलिटी टू पे टैक्स
रेसिपिएंट के ऊपर आती है इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, तो हम उसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। अब सर कब ये ड्यूटी रेसिपिएंट के ऊपर आएगी, तो उन्होंने कहा इसके लिए दो सेक्शन है, सेक्शन 9394, इससे सीजीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी, सेक्शन 5354 ऑफ आईजीएसटी, इससे आईजीएसटी की लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में आ जाएगी। लेकिन आरसीएम का लॉ बुक ने कहा कि हमने ना अलग चैप्टर में दे दिया है, चैप्टर नंबर 13 में दे दिया है, तो इस चैप्टर में हम 9394 नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने अपनी रिदम को मेंटेन रखने के लिए ये लीजिए यहां पर एक चार्ट बना दिया, पढ़िए। अभी तक जो मैंने बताया समझिए, उसकी रिवीजन है। सप्लाई सेक्शन 7 में पढ़ेंगे सप्लाई है या नहीं है। अगर सप्लाई है तो या तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी या फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, यही बात हो सकती है। या तो वो इंटर स्टेट सप्लाई होगी या फिर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। अगर वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो ये बात आईजीएसटी एक्ट डिसाइड करेगा, सीजीएसटी एक्ट नहीं डिसाइड करेगा, वरना झगड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये पावर हम अपने पास रखेंगे कि कब सप्लाई इंटर स्टेट होगी, कब सप्लाई इंट्रा स्टेट होगी। तो इंटर स्टेट सप्लाई उन्होंने सेक्शन 7 में बताई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई उन्होंने सेक्शन 8 में बताई है। ठीक है, वैसे सेक्शन 9 भी है। ठीक है, सप्लाई है, मान लेते हैं इंटर स्टेट है, तो या टैक्सेबल होगी या नॉन टैक्सेबल होगी। अब आप पढ़ चुके हैं कि लिकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता, तो उसे हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर आईजीएसटी लगना है, और ये बात सेक्शन 5 में लिखी हुई है। सेक्शन 5 आपने पढ़ा नहीं है तो वो सेक्शन 9 की कॉपी है, गूगल खोल के पढ़ लेना, एक वर्ड टू वर्ड सेम होगा, केवल जो रेट होता है वो डबल हो जाता है। यानी सीजीएसटी एक्ट में रेट 20% लिखा है तो वहां 40 लिखा होगा। सर मेरी सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो फिर दो बातें होंगी, या तो वो टैक्सेबल की सप्लाई होगी या नॉन टैक्सेबल गुड्स की होगी। अगर टैक्सेबल की है तो सीजीएसटी लगा देना, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आप पढ़ चुके हो। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ये जो आपने पढ़ा, ये आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ा है सेक्शन 9(1) और सेक्शन 9(2). ये 9(1) और 9(2) में बस इतनी सी ही बात लिखी गई है और कुछ नहीं है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भैया लिकर के ऊपर बताओ जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, तो आपने बताना है कि 9(1) की वजह से नहीं लगेगा। अगर वो पूछे पेट्रोल के ऊपर बताओ जीएसटी लगेगा, तो आपने कहना है 9(2) की वजह से नहीं लगेगा। ठीक है, रिवर्स चार्ज ये हमने अभी अभी पढ़ा 9394। अब इसमें दो सेक्शन है। हमारी बुक कह रही है कपूर साहब बाद में इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे देता हूं। जब सप्लायर सर्विस देगा रेसिपिएंट को, तो रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब गवर्नमेंट ने कहा किस सप्लाई के ऊपर देना पड़ेगा, ये हम नोटिफाई करके बताएंगे, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे डिसाइड करना होगा कि कब टैक्स सप्लायर को देना है, कब टैक्स रेसिपिएंट को देना है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये हम नोटिफिकेशन दे देंगे, और नोटिफिकेशन में जिस गुड्स की बात करेंगे और जिन सर्विसेज की बात करेंगे, उनकी सप्लाई जब भी होगी रेसिपिएंट को ही टैक्स देना है। सर एक बात बताइए, क्या ये रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? तो गवर्नमेंट लिख देगी कि भाई अगर ये अनरजिस्टर्ड है ना तो एग्जेम्प्ट कर दो, रजिस्टर्ड है तो टैक्स ले लो। ओके, नाउ सर क्या ये सप्लायर रजिस्टर्ड था या अनरजिस्टर्ड था? तो गवर्नमेंट कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो, ये हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो, ये हो सकता है रजिस्टर्ड हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम इसको एग्जेम्प्ट ही कर देंगे। ठीक है, रूल्स इसके बारे में गहराई में बाद में पढ़ेंगे। नाउ जैसे 9(3) में रिवर्स चार्ज लिखा है, ऐसे 9(4) में भी रिवर्स चार्ज लिखा है। वो रिवर्स चार्ज इतना भयानक था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई आए,
रजिस्टर्ड पर्सन के पास जो लिखा हुआ था वो बता रहा हूं, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन के पास कोई भी सप्लाई आए तो रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बोला रजिस्टर्ड पर्सन से बता तुझे क्या दिक्कत है, तूने जीएसटी का नंबर लिया हुआ है? कहता है हाँ। वो कहता है तू पहले भी जीएसटी देता था? मैंने कहा हाँ। कह रहे तो भाई तूने अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया तो टैक्स ना तू दे देना, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड नहीं है, टैक्स मिलेगा नहीं। लोग परेशान हो गए, वो कह रहे ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आया यार, कई बार ना गवर्नमेंट को लगता है यार हम बहुत होशियार है, समझ ही नहीं पाती कि वो कैसी बातें कर देती है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। लोगों ने, जो बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट थे, उन्होंने खूब बड़ा चढ़ा के बातें की, गगन ये बहुत अच्छा सेक्शन है, ये ब्यूटी है जीएसटी लॉ की। हमने कहा क्या ब्यूटी है इसमें, काहे की ब्यूटी, पागल बना दोगे तुम। बेचारा रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड से खरीद ही नहीं सकता, पागल हो जाएगा। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन को सरकार समझ नहीं पाई और जिद पे अड़ी रही। फिर कुछ समय के बाद सरकार को समझ में आया कि यार हम बेतुकी बातें कर रहे हैं। बेतुकी बातें क्या कर रहे हैं? अरे भाई मैं किसी शॉपकीपर से, मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने किसी से चाय मंगवा ली, अब वो चाय वाला अनरजिस्टर्ड था, मैंने उसकी सर्विस ले ली, तो अब क्या मैं इसके ऊपर भी जीएसटी भरूं? दिन भर लिखा पढ़त करता रहूं तुम्हारे जीएसटी की वजह से, पागल हूं क्या? सरकार ने आखिरकार अपनी गलती को माना और इसको बदला, और बदल के मैंने लिखा है कि अमेंडमेंट एक्ट 2018 में 94 बदल गया था, और तब गवर्नमेंट ने इसमें लिखा कि अगर कोई नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कोई नोटिफाइड सप्लाई लेता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ही हमारा ये आरसीएम का लॉ लगेगा। और नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन में गवर्नमेंट ने आज की डेट में केवल एक ही पर्सन नोटिफाई किया, रियल एस्टेट वाले। यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डर हो, डीएलएफ हो, या फिर और जो रियल एस्टेट डेवलपर हो ना, सिर्फ उनके ऊपर ये लगा रखी है, बाकी सभी को राहत दे रखी है। यानी कि सर एक बिल्डर अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ खरीदेगा तो उसको जीएसटी रिवर्स चार्ज में भरना पड़ेगा? नहीं बेटे, गवर्नमेंट ने कहा केवल नोटिफाइड सप्लाई के केस में। तो रियल एस्टेट वाला कह रहा है मतलब मैं बाहर से चाय मंगवा सकता हूं? हमने कहा मंगवा सकते हो। मैं बाहर से पकोड़े समोसे भी मंगवा सकता हूं? हाँ हाँ मंगवा सकते हो। नमकीन मंगवा सकता हूं? हाँ मंगवा सकते हो। उनका शुक्र है भगवान का, गवर्नमेंट को अकल आई कि बिल्डर के केस में केवल नोटिफाइड ही गुड्स या सर्विस की सप्लाई अगर वो अनरजिस्टर्ड से लेगा तो ही उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स देना है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि 9(3) और 9(4) में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। 9(3) कहता है कि भाई जो सर्विस हमने आपको बता दी उनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगेगा, चाहे आप रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, कोई मतलब नहीं है। चाहे सामने वाला रजिस्टर्ड था अनरजिस्टर्ड था, कोई मतलब नहीं है। 9(4) एक अजीब सेक्शन था कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड से सप्लाई लेगा तो उसे रिवर्स चार्ज में हमेशा जीएसटी भरना है। गवर्नमेंट ने इसको ठीक किया, उन्होंने कहा नहीं, अब केवल ये नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन ही अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कौन सी सर्विस केवल और केवल नोटिफाइड वाली सप्लाई लेगा तो ही उसको जीएसटी भरना होगा। और इस केस में गवर्नमेंट ने केवल एक ही पर्सन नोटिफाई किया है, दैट इज योर रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट डेवलपर। बाकी 9(3) 9(4) के बारे में क्योंकि बुक में अभी कुछ नहीं दिया, अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे। अब जाते जाते लास्ट पॉइंट, सेक्शन 9(5) या सेक्शन 5(5), इसमें लिखा हुआ है ई कॉमर्स ऑपरेटर को हम डीम्ड सप्लायर मानेंगे। लो जी सर, पहले आपने कहा टैक्सेबल पर्सन होगा सप्लायर, मैंने नहीं कहा, सरकार ने कहा, है ना। फिर सरकार ने कहा नहीं 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 नहीं, रेसिपिएंट होगा टैक्सेबल पर्सन, वो टैक्स भरेगा। हमने कहा देखो एक बात पे कभी रहते ही नहीं हो, कैसा कानून बनाते हो, स्वार्थी कानून। मतलब हुआ तो सप्लायर, मतलब हुआ तो रेसिपिएंट। सरकार ने कहा नहीं 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 नहीं, हम इस स्टैंड के ऊपर भी फिक्स नहीं रहते। हमने कहा क्यों, समझो। अब समझिए सरकार की बात। कानून बहुत बढ़िया है ये वाला, ये खराब नहीं है, अच्छा है ना। ये अच्छे कानून मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेहतरीन। समझिए, ये है एक रेसिपिएंट और ये है एक सप्लायर और ये है एक बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। क्या लिखूं,
इंटेलिजेंट पर्सन, है ना। वैसे लड़कियों का दिमाग बहुत तेज चलता है, पता नहीं, हो सकता है कि किसी लड़की के दिमाग में ये बात आई हो, या हो सकता है कि व्यापारी का दिमाग बहुत तेज चलता है, कहते तेरा बनिए का दिमाग है, तो किसी बनिया के दिमाग में बात आई। उसने बोला यार एक बात बता, मेरे को ना इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बाजार में जाता हूं, ये इलेक्ट्रीशियन लोग पता नहीं कैसी कैसी सर्विस देते हैं, मजा नहीं आता। उसने कहा यार एक काम करता हूं, मैं एक पोर्टल बनाता हूं और मैं कुछ लोगों को कहूंगा कि तुम पोर्टल के ऊपर ना अपनी डिटेल डाल दो, और मैं इसे कहूंगा कि तुझे जब भी इलेक्ट्रीशियन ना मिले तू मेरे पोर्टल पर आ जाना, और मेरे पोर्टल के थ्रू मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगा और तुझे बहुत बढ़िया सर्विस मिल जाएगी। सप्लायर कौन? सर सप्लायर तो जिसने सर्विस दी वो सप्लायर। रेसिपिएंट कौन? होम कंज्यूमर, ये रिसिपिएंट था। अब सप्लायर बेचारा एक छोटा आदमी था, ये जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भला क्यों करवाता, इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाई नहीं। और भाई ये तो होम यूजर था, इससे तो सरकार कोई भी लगा ले रूल, चाहे 9(1) लगा ले, चाहे 9(3), 9(4) जो मर्जी लगा ले, टैक्स मिलना ही नहीं था। सरकार ने देखा यार कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लोग इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू कितना बड़ा व्यापार कर रहे हैं, यहां पर तो हजारों लोग होंगे, ये हजारों लोग ना जाने कितने करोड़ों रुपए की सर्विसेज दे देते होंगे, क्यों ना इसके ऊपर टैक्स लिया जाए। तो सरकार ने बोला किससे लिया जाए, इससे भी नहीं ले सकते, इससे भी नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट ने इस इंटेलिजेंट पर्सन को पकड़ा कि तू दे भाई टैक्स। अब ये इंटेलिजेंट था, ये कहता है भाई मैं क्यों दूं, क्या मैं सप्लायर हूं, मैं क्यों दूं, क्या मैं रेसिपिएंट हूं, मैं क्यों दूं। तो सरकार ने कहा बेटे तू बन गया मेरे पास डीम्ड सप्लायर। यही तो लॉ का हथियार है कि जब जो मन में आए वो करता है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने लिखा कि वो लोग जो पोर्टल बनाते हैं और जिनकी पोर्टल पे दूसरे लोग आके सर्विस दे देते हैं, उनको हम ई कॉमर्स ऑपरेटर कहेंगे और उनको हम डीम्ड सप्लायर कहेंगे, और उन्हें हम कहेंगे कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यानी कि सर हमेशा हमेशा जो भी लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर बनेंगे उन्हें हमेशा हमेशा डीम्ड सप्लायर माना जाएगा? नहीं। गवर्नमेंट ने कहा सुनो कपूर साहब जल्दी मत करो, ये सप्लायर क्या दे रहा था, सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा था या सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा था? हमने कहा जी ये सप्लाई ऑफ गुड्स दे रहा था, तो गवर्नमेंट कहते हैं फिर इसको भूल जाओ, गुड्स के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला गुड्स के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, गुड्स को तो हम बड़ी सीधी सीधी पकड़ लेते हैं, गवर्नमेंट को गुड्स को लेके कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा भैया गुड्स की केस में हम सप्लायर से टैक्स लेंगे, ई कॉमर्स ऑपरेटर से टैक्स नहीं लेंगे, गुड्स के केस में कोई दिक्कत नहीं, जैसे इंपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। इसने बोला मैं ना सर्विस सप्लायर हूं। गवर्नमेंट ने बोला यार जो सर्विस वाले होते हैं ना, इनके पैरों के निशान तो मिलते नहीं है, फिजिकल सप्लाई होती नहीं है, इनको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, भाई इधर आओ। तो यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर माना जाएगा केवल सर्विसेज के केस में। अब सर्विसेज के केस में भी सारे नहीं, केवल कुछ नोटिफाइड सर्विसेज को ही गवर्नमेंट ने यहां पर रखा है। अब आप मेरा चार्ट पढ़िए और आप मुझे बताइए कि आपको बात समझ में आई कि ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर होगा। ई कॉमर्स सप्लायर डीम्ड सप्लायर कब होगा? जब वो अपना एक पोर्टल बनाता है और उस पोर्टल पे सप्लायर अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे और इसके थ्रू रेसिपिएंट को सर्विस मिलेगी, सर्विस देगा सप्लायर रेसिपिएंट को, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि भैया हम टैक्स सप्लायर से नहीं मांगेंगे, हम तुझसे मांगेंगे क्योंकि तू बन गया डीम्ड सप्लायर। अब डीम्ड सप्लायर को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। अब सर ये जो सप्लायर था क्या ये रजिस्टर्ड था या ये अनरजिस्टर्ड था? गवर्नमेंट ने कहा ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है, ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर डीम्ड सप्लायर माना जाएगा ओनली विद रिगार्ड टू नोटिफाइड सर्विसेज। ठीक है, इस नोटिफाइड सर्विसेज को आप पढ़िए, लोग इस नोटिफाइड सर्विसेज को पढ़ना भूल जाते हैं। तो सेक्शन 9(5) में कहा गया कि गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर स्पेसिफाई करेगी
कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, हर एक के ऊपर नहीं, कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सर्विसेज पर गवर्नमेंट बताएगी जब वो इंट्रा स्टेट में दी जाएंगी, तो विच टैक्स ऑन विच शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी कि अब ना सप्लायर ना रेसिपिएंट, भाई तू देगा। ठीक है, कब? अगर सर्विसेज तेरे थ्रू सप्लाई की जाती हैं और फिर सारे प्रोविजन ऑफ द एक्ट तेरे ऊपर लग जाएंगे, जैसे कि तू ही सप्लायर था तो वो डीम्ड सप्लायर बन गया। अब सर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, जो याद रखने की बात है कि इसमें केवल सर्विसेज आएंगी। अमेजॉन के थ्रू जो गुड्स सेल कर रहे हैं वो भी ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे, इसमें केवल और केवल सर्विसेज आएंगी। वो भी सारी की सारी सर्विसेज नहीं आएंगी, केवल जो नोटिफाई की जाएंगी वही आएंगी। नोटिफाइड सर्विसेज आएंगी, सारी नहीं आएंगी। तो गवर्नमेंट ने इसमें 3 कैटेगरी नोटिफाई कर रखी हैं, वही 3 आएंगी। पहला, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, जिसे हम बोलते हैं रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। रणवीर सिंह की ऐड आ रही होती है, अरे रैपिडोइच बुला। इसका मतलब आपने टैक्सी बुक की, ओला से बुक की कि उबेर से बुक की, तो जो टैक्सी का मालिक था वो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन था, उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी, उसने ओला में रजिस्टर किया, रेसिपेंट ने ओला से टैक्सी बुक की, टैक्सी आ गई, तो ओला ने उनको मिलाने का काम किया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे तो टैक्सी वाले अनरजिस्टर्ड होते हैं, कभी टैक्स मिलेगा ही नहीं, तो उन्होंने बहुत होशियारी से बोला ओला को तुझे टैक्स देना है, तो ओला को उन्होंने बना दिया रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल बात बताने जा रहा हूं। जब भी टैक्सी की सर्विस दी जाएगी ओला के थ्रू या उबेर के थ्रू, तो हमेशा टैक्स कौन भरेगा? ओला या उबेर भरेगा, है ना। तो बेटे एक टैक्सी ड्राइवर था, लोगों ने बताया भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो आप ओला से जुड़ जाओ ना, उबेर से जुड़ जाओ ना, किसी और थर्ड पार्टी जुड़ जाओ ना, मेरू कैब, आप यहां जुड़ जाओ, लोग यहां से बुलाएंगे। अब सर जब भी ये ओला के पोर्टल से कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बुकिंग ले रहा है, तो सर्विस ये खुद दे रहा है, परंतु टैक्स कौन देगा? टैक्स देगा ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है सर, इसमें टेक्निकल क्या था अभी बताता हूं, इसमें टेक्निकल था, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी सर्विस नोटिफाइड है? दूसरी सर्विस नोटिफाइड है एकोमोडेशन इन होटल। आपने होटल की बुकिंग कराई, मेक माई ट्रिप से कराई, ओयो से कराई, जहां से भी कराई, तो चाहे होटल नाम कहिए, इन कहिए, गेस्ट हाउस कहिए, क्लब कहिए, कैंप साइट्स कहिए, या अदर कमर्शियल प्लेसेस कहिए, मेंट फॉर रेजिडेंशियल लॉजिंग पर्पस। तो दूसरा गवर्नमेंट ने कहा एकोमोडेशन की सर्विसेज जब पोर्टल के थ्रू दी जाएगी तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा, लेकिन जो लोग पढ़ना भूल जाते हैं वो ये है एक्सेप्ट। गवर्नमेंट ने कहा एक्सेप्ट वेयर person supplying such service through e-commerce operator is liable for registration under section 22(1). इसका मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि एक होटल था, उसने सेक्शन 22 में रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, बाद में उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर भी अपनी सर्विसेज डाल दी और एक पर्सन ने यहां से होटल की बुकिंग कर ली, तो गवर्नमेंट कह रही है कि जब ये ऑलरेडी 22 में रजिस्टर्ड था तो ई कॉमर्स ऑपरेटर तुझे टैक्स नहीं देना, हम होटल वाले से ही टैक्स ले लेंगे, पहले से ही मिल रहा था ले लेंगे। अगर ये होटल अनरजिस्टर्ड है, एक्सेप्शन में कवर नहीं हो रहा, तो फिर इसके लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। ये वाली बात ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में नहीं लिखी हुई थी। तो अगर आपसे कोई समझदार एक्सपर्ट आदमी पेपर बनाएगा और वो केस लॉ बनाएगा, वो कहेगा कि भाई एक टैक्सी वाला था, रजिस्टर्ड था, उसने ई कॉमर्स से बुकिंग ली, बताओ टैक्स कौन पे करेगा? आप कहोगे ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। फिर वो कहेगा एक होटल था, वो रजिस्टर्ड था,
उसने ओयो के थ्रू बुकिंग ले ली, बताओ टैक्स कौन पे करेगा? तो आप कहोगे नहीं होटल पे करेगा, वो कहेगा नहीं इस पर तो ई कॉमर्स ऑपरेटर देता है। तो आपने कहना है अगर वो 22 में रजिस्टर्ड नहीं होता तो फिर ई कॉमर्स की जिम्मेदारी थी। ये बारीक बात आपको याद रखने के लिए है, वैसे ग्रेजुएशन के एग्जाम में वो इतनी गहराई में नहीं जाएगा। एक तीसरी सर्विसेज और है जो कि कहती है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। जैसे आपने अर्बन क्लैब से किसी को बुलाया, प्लम्बिंग के लिए बुलाया, कारपेंटर बुलाया, क्लीनिंग के लिए बुलाया, तो इस केस में भी ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स भरेगा। लेकिन यहां पर भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब कब नहीं भरेगा? जब सप्लाई करने वाला वो पर्सन खुद ही रजिस्टर्ड हो जाए 22(1) में, तो फिर उसका टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं भरना, उसका टैक्स सप्लायर को खुद भरना है। ये हमारा 9(5) यहां पर खत्म हो जाएगा। हमने अब आपको 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5) सारा का सारा बता दिया कि 9(1) में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है, ये लिखा हुआ है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म होता है। 9(3), 9(4) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है ना? ये भी हमने आपको बता दिया, हालांकि इसकी डिटेल अभी नहीं पढ़ाई। और फिर हमने आपको ये भी पढ़ा दिया कि ई कॉमर्स ऑपरेटर इस केस में टैक्स भरता है। ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के रेट दिए हुए हैं, और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई क्या होती है ये हमने आपको सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहां पर जाते जाते देख लेते हैं कि डीम्ड सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा। सप्लायर अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये हैट की सर्विस देगा, हैट मतलब हाउसकीपिंग, एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, केवल ये 3 सर्विस देगा, तो सप्लायर टैक्स नहीं देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात पढ़ने के बाद समझ में आती है, वो ये कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं थी, हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स देना है, चाहे टैक्सी वाला रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन हाउस एकोमोडेशन में, होटल एकोमोडेशन में, अगर होटल वाला खुद से रजिस्टर्ड है तो वो खुद टैक्स देगा, बाकी केसेस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देंगे। और हाउस कीपिंग सर्विस अर्बन क्लैब में अगर सर्विस देने वाला पर्सन सेक्शन 22 में रजिस्टर्ड है तो वो खुद टैक्स भरेगा, अदरवाइज ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका टैक्स भरेगा। अब बेटे ये हमारा सेक्शन 9 यहां पर कंप्लीट होता है। यहां पर कैसे केस लॉज आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारी कंपोजिशन स्कीम होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसमें पिछले 2-3-4 सालों में गवर्नमेंट को कई छोटे बड़े चेंजेस भी करने पड़े हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये हमने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाई है, अगर पसंद आए तो नोट कर लेना, और इसमें अगर आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ और चीजें ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर लेना, और अगर आपको लगे इसमें कुछ नहीं है तो इग्नोर कर देना, ये रिवीजन पर्पस से है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू।